हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके बैकग्राउंड, रीजंस और ये सबसे पहले फ्रांस में क्यों हुई, इन तीनों टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम लोग इसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। प्रोसेस के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट फेज होता है वो 89 से 92 के बीच का होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, मतलब फ्रांस में अभी भी मोनोक्रेसी है, पर उसके साथ क्या ऐड हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जुड़ गया है। अब जो स्टेट जनरल के सेशन होते थे उसमें ट्रेडिशनल रूल के मुताबिक जो तीनों स्टेट थे वो सेपरेटली बैठते थे और उनका डिसीजन भी क्या होता था, अलग अलग होता था। मतलब तीनों की मीटिंग क्या होगी, यहाँ पर अलग अलग होगी। और ईच स्टेट के लिए कितना वोट डिसाइडेड था, 1 वोट डिसाइडेड था। अब जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट होते हैं वो दोनों इस सिचुएशन से हैप्पी होते हैं, पर प्रॉब्लम किसको होती है, थर्ड स्टेट को होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्रिविलेज क्लास है। और थर्ड स्टेट को किससे प्रॉब्लम थी, प्रिविलेज से प्रॉब्लम थी। ये प्रिविलेज को खत्म करना चाहता था। अब प्रिविलेज को खत्म करने के लिए कोई ना कोई लॉ बनाना होगा, और लॉ किस पर डिसाइडेड होगा, वोट पर डिसाइडेड होगा। यानी कि जो भी मेजोरिटी में होंगे उनके हिसाब से क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने वोट हो गए, 2, और इसका वोट कितना रह गया, 1। तो मेजोरिटी किसके पास चली गई, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास चली गई। तो होगा ये कि इन दोनों के अगेंस्ट में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अगेंस्ट में कोई लॉ बनेगा ही नहीं, है ना। और थर्ड स्टेट हमेशा क्या रह जाएगा, अकेला ही रह जाएगा। इसलिए थर्ड स्टेट ये चाहता था कि ये जो सिचुएशन है, ये 2 वोट्स और 1 वोट वाली, इसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेट है वो सबसे पहले तो कहता है कि सबसे पहले ये जो तीनों स्टेट हैं इनकी एक जॉइंट मीटिंग बुलाओ। ठीक है, और बाद में ये कहता है कि डिसीजन भले ही आप मेजोरिटी के हिसाब से लो, पर उसका बेस स्टेट नहीं होके क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये जो बेस है वो स्टेट के हिसाब से होगा तो कभी भी डिसीजन थर्ड स्टेट के फेवर में आएगा ही नहीं। इसलिए इसने कहा कि भाई बेस आप किसको बना लो, पॉपुलेशन को बना लो। ऐसा कहते ही जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है ना वो इसके अगेंस्ट में चले जाएंगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये थर्ड स्टेट क्या कर देगा, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देगा और कहेगा कि भाई मैं तो जो ये फ्रांस की पब्लिक है इसका एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव हूँ। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट दोनों ही पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए इसने अपने आप को किसका रूप दे दिया, नेशनल असेंबली का रूप दे दिया। अब ये बात फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने लुई को प्रेशराइज किया कि तुम इस नेशनल असेंबली को क्या करो, खत्म करो। तो लुई ने क्या किया, नेशनल असेंबली के काम को रोकने के लिए असेंबली हॉल को ही बंद करवा दिया। जब नेक्स्ट डे नेशनल असेंबली पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि भाई हॉल बंद है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, हॉल के पास में एक टेनिस कोर्ट है, हम अपनी मीटिंग वहां जाकर कर लेंगे। तो ये उस टेनिस कोर्ट में जाकर अपनी मीटिंग करते हैं और एक ओथ लेते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये लोग अपनी ओथ वगैरह लेते हैं तो लुई इनको रोकने के लिए क्या करता है, मिलिट्री हेल्प लेता है। तो ये जो नेशनल असेंबली का एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है मिराबो, वो कहता है भाई हम तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अगर आपको हमें हटाना है ना तो आपको हमें गोली के दम पे ही हटाना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर पब्लिक क्या हो जाएगी, नेशनल असेंबली की साइड में हो जाएगी। अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, बिगड़ने लग जाएगी। तो जो किंग है वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करता है, जो तीनों स्टेट है ना इनकी एक जॉइंट मीटिंग बुलवाता है। पर सिचुएशन में, डिसीजन में कहीं कोई चेंज नहीं है। फिर से वही बात आ जाती है कि आप सेपरेटली बैठ जाओ, सेपरेटली वोट करो। तो जो सिचुएशन पहले थी वही सिचुएशन अब आ जाती है। साथ में ये इस नेशनल असेंबली को भी क्या क्या कर देता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है। अब इससे क्या होगा, इससे जनता भड़क जाएगी और क्या शुरू हो जाएगा, स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। अब इस स्ट्रगल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पादरी और इलाइट क्लास के जो लोग हैं वो इस नेशनल असेंबली में आकर शामिल हो जाते हैं। पादरी, लॉ प्रिस्ट की बात कर रही हूँ, जिनके बारे में मैंने कहा था कि रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये लोग पब्लिक के साथ जाकर मिल जाएंगे। और इलाइट क्लास के कुछ मेंबर भी क्या कर जाते हैं, ये नेशनल असेंबली में जाके मिल जाते हैं। अब यहाँ पर राजा की साइड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो राजा क्या हो जाएगा, हार जाएगा। हारने के बाद में जो मांग रखी जा रही थी कि तीनों स्टेट्स की मीटिंग क्या हो, एक साथ हो, तीनों एक साथ बैठे, उसको अलाउ कर दिया जाएगा। और ये जो नेशनल असेंबली है इसको भी वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब
जैसे ही नेशनल असेंबली वैलिड हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है सारी पावर किसके पास चली जाएगी, नेशनल असेंबली के पास चली जाएगी और राजा के हाथ से सारी पावर निकल जाएगी। अथॉरिटी पाने के बाद में ये नेशनल असेंबली अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिक्लेयर कर देती है। तो राजा एक बार फिर से इसको दबाने की कोशिश करता है, पर उससे क्या हो जाता है, जनता और ज्यादा भड़क जाती है भाई, और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और अब क्या होगा, अब ये गुस्सा फूटेगा। ठीक, अब क्या होगा, उसी टाइम एक र्यूमर फैल जाती है कि भाई जो ये बास्तिल का फोर्ट है उसके अंदर बहुत सारे वेपन हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वहां पर रखा गया है। ठीक है, तो जनता क्या करती है, जनता का गुस्सा यहाँ आकर फूटता है और वो जाकर वहां पर अटैक कर देती है। अटैक करने के बाद में जो प्रिजनर्स हैं उनको तो रिलीज करवा देती है और जो ऑफिसर्स हैं उनको मार डालती है और पूरे के पूरे बास्तिल फोर्ट को आग लगा के उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, और अब क्योंकि जनता रिवॉल्यूशन में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है, इसीलिए बास्तिल फोर्ट को किसका साइन माना जाता है, द न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम का साइन माना जाता है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, पूरे के पूरे फ्रांस पर पड़ेगा। और अलग अलग जगह पर जो विलेजर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, ये जो जमींदार होते हैं या जो उनको टॉर्चर कर रहे हैं उन पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और इतना ही नहीं, किंग को और किंग की वाइफ को भी क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं भाई। ये हुई एक साइड की बात। दूसरी साइड में क्या चल रहा है, दूसरी साइड में जो इलाइट क्लास के मेंबर्स हैं, जो पादरी हैं, उन सब में एक तरीके का कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन किसके लिए, प्रिविलेज छोड़ने के लिए। सबके सब एक दूसरे को देख के क्या कर रहे हैं, प्रिविलेज छोड़ने में लगे हैं। ठीक है, अब जब प्रिविलेज छोड़ने में लगे हैं तो सब में क्या बढ़ जाता है, जोश बढ़ जाता है कि देखो भाई हम लोग जीत रहे हैं। पर थोड़े टाइम बाद में उनको रियलिटी का एहसास हो जाता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं ना वो इतना भी आसान नहीं है। जो ये चेंजेस है ना उनको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि बिना किंग के अप्रूवल के किसी भी प्लान को लीगल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। समझ में आई बात, कि कोई भी प्लान लीगल कब बनेगा, जब किंग उसको अप्रूव करेगा, और किंग को तो ये खुद ही कैद करके बैठे। ठीक है, अब देख लो थोड़े से, ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उसके काम क्या क्या रहते हैं। तो उसके काम रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन पर है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहला काम क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करेगा। उसके बाद में जो किंग का अथॉरिटी है, जो उसकी पावर है, उसको लिमिटेड करना, फ्यूडलिज्म को खत्म करना, प्रिविलेज को भी एंड करना, जो चर्च की मोनोपोली थी उसको एंड करना, और साथ में लोगों को क्या देना, रिलीजियस फ्रीडम देना। ये कुछ फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। ठीक है, अब आगे देखो। अब क्योंकि यहाँ पर राजा हार चुका है तो मोनोक्रेसी का एंड हो गया है, और मोनोक्रेसी का एंड हो गया है तो क्या आ जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो ये जो डेमोक्रेटिक लोग होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, एक है जेकोबिन और दूसरा है जिरोंदिस्ट। जैसे इंडिया में है ना गरम दल नरम दल 2-2 पढ़ते हो, बस वैसे ही ये कौन है, ये गरम दल है भाई, और जिरोंदिस्त कौन है, नरम दल है। अब जिरोंदिस्त में तो मादाम रोला बुंजो ये जो भी पढ़ो आप, ठीक है। पर क्योंकि आप लोगों को हमेशा भगत सिंह ही पसंद आता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी हम किसको पढ़ेंगे, जेकोबिन्स को पढ़ेंगे। और जेकोबिन्स का लीडर कौन होता है, रोबेस्पियर होता है। किस टाइप के लोग होते हैं ये, रिवोल्यूशनरी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ठीक है, और किसकी वकालत करते हैं कि भाई लीडरशिप किसकी होनी चाहिए, आम जनता की लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड फेज की बात कर लेते हैं भाई। 92 से 95 किसका आ गया है, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनका आ गया है भाई। ठीक है, क्यों आता है, तो क्यों की बात में ये है कि जो प्रशा और ऑस्ट्रिया होते हैं दोनों ही जगह मोनोक्रेसी है। अब जब फ्रांस में डेमोक्रेसी आती है तो ये बात इनको पसंद नहीं आती, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वापस फ्रांस में क्या लेके आएंगे, मोनोक्रेसी लेके आएंगे। इस चक्कर में ये लोग एक अनाउंसमेंट करते हैं और उसको क्या कहते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ पिलनित्ज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या डिसाइड होता है, इसमें डिसाइड ये होता है कि फ्रांस में क्या लाना है, वापस से मोनार्की लेके आना है। ठीक है, अब हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, फ्रांस के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करते हैं। तो 92 में फिर फ्रांस भी क्या कर देगा, इनके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देगा। और अभी फ्रांस के अंदर है कौन, रिवोल्यूशनरी है ना भाई, गरम वाले हैं, तो गरम ही चीजें दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो ये रिवोल्यूशनरी है ये किसका एंड कर देंगे, मोनार्की और किंगशिप। मतलब इन्होंने कहा कि हमें ना तो राजतंत्र चाहिए ना ही हमें राजपद चाहिए, दोनों को ही एंड कर दो। ठीक,
खत्म ही कर दिया पूरी तरीके से। इन लोगों को एक्चुअल में क्या चाहिए था, इन लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी, ठीक है। तो अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, नेशनल कन्वेंशन का फॉर्मेशन करेंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें मैंने मोनार्की शब्द ही यूज में लिया है, पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डेमोक्रेसी होगा। और ये जो नेशनल कन्वेंशन है इसका जो फर्स्ट सेशन होगा 92 में, उसमें मेजोरिटी किसकी रहेगी, रेडिकल व्यूज की, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लोगों की मेजोरिटी रहेगी। और ये किसको एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेसी को, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी एंटी रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में होगा, एंटी होगा, उनको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। साथ में ये जो लुई 16 था ना, जिसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, उसको भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। और फांसी को ही क्या कहते हैं, ये देखो, इसको कहते हैं गिलोटिन, ठीक है। और बाद में जो जिरोंदिस्ट होते थे उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये सारे काम किसके हैं, ये जैकोबियंस के काम है। अब ये जो जैकोबिन क्लब होता है, ये टेरर के बेस पे क्या करता है, अथॉरिटी और पावर को कंट्रोल करता है। पर आप मान के चलो कि ज्यादा दिन तक लोगों में डर नहीं रहता, उस डर के अगेंस्ट में फिर से कोई रिएक्शन होता है और लोग क्या करते हैं, टेरर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्मोडोरियन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टेररिस्ट स्टेट है उसका एंड हो जाएगा। फिर से एक नया संविधान बनेगा और उसमें कौन होंगे, उसमें लिबरल लोग होंगे, ठीक है। अब थर्ड फेज की बात कर लेते हैं, 95 से 99, इनमें कौन होगा, लिबरल लोगों की बात करेंगे। अब अभी तक एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे थे, अब लिबरल लोगों की बात करेंगे। जो ये है रोबेस्पियर, है जैकोबियन क्लब का जो लीडर होता है रोबेस्पियर, इसका मर्डर कर दिया जाता है। और इसका मर्डर होते ही जो ये टेररिस्ट का जो स्टेट था उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और सारी पावर किसके हाथों में चली जाती है, लिबरल लोगों के हाथ में चली जाती है। अब ये लिबरल लोग जो है एक 5 मेंबर डायरेक्टरी बनाते हैं, पर बाद में क्या होता है, ये जो 5 मेंबर होते हैं ना, यही करप्ट हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर वापस से अव्यवस्था आ जाती है। फ्रांस के जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो खराब होने लग जाती है। फ्रांस बार बार वॉर्स के अंदर क्या होने लग जाता है, हारने लग जाता है। और इससे क्या हो जाता है, इससे लोग फिर भड़क जाते हैं और लोग क्या हो जाते हैं, लोगों का सेटिस्फेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। और इस चीज का फायदा कौन उठाता है, नेपोलियन उठाता है। और सामने फिर निकल कर कौन आएगा, नेपोलियन निकल कर आएगा। और ये नेपोलियन फिर से फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को एंड करेगा और फिर से जो सामने आएगी वो होगी मोनोक्रेसी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।